हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। हिंदी की स्पेशल क्लास में आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य की क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट में लिख करके अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को कहा जाता है। किसको कहा जाता? भारतेंदु युग को। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? द्विवेदी युग के प्रवर्तक पूछा गया है, कौन थे? तो ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? सामाजिक उपन्यास पूछा गया है इसमें, तो ये है भागवती। इसका उत्तर क्या होगा? भागवती। जो भागवती उपन्यास है इसे हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? 1950 से पहले पूछा गया है कि हिंदी जो कविता थी ये किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो ये प्रयोगवादी कविता के रूप में जानी जाती थी। 1950 से पहले हिंदी की कविता प्रयोगवादी कविता के रूप में जानी जाती थी। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि कौन सा है? ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि पूछा गया है, तो ये है सूरदास। ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि कौन सा है? सूरदास को माना गया है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ है? तो ये हुआ था भक्ति साहित्य का। आदिकाल के बाद हिंदी में भक्ति साहित्य का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं? इसमें निर्गुण का पूछा गया है, तो ये कबीरदास जो थे इनको निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि माना गया है। अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? आधुनिक काल का समय पूछा गया है इसमें, तो 1900 से अब तक। 1900 से अब तक का समय जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल के नाम से। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की पूछा गया है, तो जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना बताना है, तो ये कौन सी है? कामायनी। अगला प्रश्न है, बिहारी ने क्या लिखे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बिहारी के सबसे ज़्यादा क्या प्रसिद्ध थे या क्या लिखे? तो बिहारी ने सबसे ज़्यादा क्या लिखे थे? दोहे लिखे थे। अगला प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे या फिर कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो क्या था? रामानंद। कबीर रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया? पद्मावत पूछा गया है कि ये कौन सी भाषा में लिखा गया? तो ये अवधी भाषा में लिखा गया था। तो इसमें पद्मावत पूछा गया है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया? तो ये लिखा गया है अवधी भाषा में।
अगला प्रश्न है, चंपू किसे कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को चंपू कहा जाता है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिले हुए हो। अगला प्रश्न है, कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? किस नाम से? कलाधर नाम से। तो ये कौन लिखते थे? जयशंकर प्रसाद। कलाधर उपनाम से कविता जयशंकर प्रसाद लिखते थे। अगला प्रश्न है, रसनिधि किस कवि का उपनाम है? रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो ये पृथ्वी सिंह का। रसनिधि किसे कहा जाता है या किसका उपनाम है? तो पृथ्वी सिंह का है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रेमचंद का कौन सा अधूरा उपन्यास था? मंगलसूत्र। जो मंगलसूत्र उपन्यास था ये कैसा था? अधूरा उपन्यास था। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? तो ये किसे माना जाता है? ये जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस है, इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया था अवधी भाषा का। अगला प्रश्न है, एकांकी के जन्मदाता कौन है? तो ये कौन थे? ये धर्मवीर भारती को माना जाता है। एकांकी के जन्मदाता धर्मवीर भारती थे। अगला प्रश्न है, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की थी? तो माधुर भाव से। मीराबाई ने माधुर भाव से कृष्ण की उपासना की थी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? रामचरितमानस का प्रधान रस पूछा गया है, तो ये क्या है? शांत रस। अगला प्रश्न है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? किस भाषा में? हिंदी में। आत्मकथा सबसे पहले किसने लिखी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? हिंदी कविता का पूछा गया है, तो पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? ये माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो क्या था? सबसे पहले कौन सा पत्र प्रकाशित हुआ था? तो उदंत मार्तंड। क्या नाम था? उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो ये थी इंदुमती। इंदुमती को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी माना जाता है। अगला प्रश्न है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो ये क्षेत्र विशेष से होती हैं संबंधित। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो ये किस काल की थी? आदिकाल की। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? किसका? हिंदी गद्य का जन्मदाता पूछा गया है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? जो कालिदास की रचना थी अभिज्ञान शाकुंतलम, ये क्या था? एक नाटक था। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो ये किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न है, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? तो ये 15 भागों में बांटा गया था। किसको? पद्य साहित्य को। अगला प्रश्न है, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? किसने? नरेंद्र शर्मा ने।
तो ये की थी रक्त चंदन की रचना। नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर रक्त चंदन की रचना की थी। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? मतलब जितने भी नाट्य शास्त्र हुए हैं उन्होंने किस रस को नहीं माना? तो बीभत्स रस को नहीं माना। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? तो ये क्या था? अलंकार शास्त्र। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? अलंकार शास्त्र। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? आचार्य वामन। रीति संप्रदाय के संस्थापक थे आचार्य वामन। अगला प्रश्न है, हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन थे? तो ये केशवदास को माना जाता है। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य केशवदास थे। अगला प्रश्न है, साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? तो ये साहित्य शब्द से बना है। किस शब्द से? साहित्य शब्द से। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ, जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? तो ये हुआ था भारतेंदु युग में। जीवनी साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग में हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? ये कौन थे? श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक श्याम सुंदर दास थे। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा? ये अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। अपने मानसिक विचारों के लिए जिस अभिव्यक्ति के लिए, मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है, मतलब हम जिस माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वही क्या कहलाती है? हमारी भाषा कहलाती है। अगला है, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ये भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई थी। संस्कृत के भाष धातु से। अगला प्रश्न है, सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है, वही हमारी क्या है? भाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है, भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया? मोटे रूप में पूछा गया है, तो भाषा को मोटे रूप में 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अगला है, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो ये किस लिपि से है? ये देवनागरी लिपि से। हिंदी भाषा का संबंध देवनागरी लिपि से है। अगला प्रश्न है, इधर 47 नंबर होना चाहिए। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? बोलने वालों के आधार पर पूछा गया है कि हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये 3रा स्थान। अगला प्रश्न है, सूरदास के काव्य किस भाषा में है? सूरदास के अधिकतर काव्य किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये 343वें अनुच्छेद में कहा गया क्या कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये हुई थी सिंधु शब्द से। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों के संयोग से
शब्दों का निर्माण होता है उन्हें वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। अगला प्रश्न है, स्वरों की संख्या कितनी मानी गई? तो स्वरों की संख्या कितनी मानी गई? 11। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी या हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? मानक हिंदी वर्णमाला में कुल कितने हैं? 52 वर्ण। और स्वरों की संख्या 11। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी इसलिए नोट करते चलिए। गाइस मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, जुकाम खांसी वगैरह है, तो गला भी थोड़ा, आवाज़ थोड़ी नहीं निकल पा रही है, लेकिन फिर भी आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ नोट करते चलिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो पूछा गया है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी होती है? एक होता है या, एक रा, एक ला और वा, या रा ला वा, ये चारों क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया? तो ये किया गया था 2 भागों में। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श पूछा गया है, तो ये कितनी है? 25। कौन कौन सी है? तो इसमें 5 वर्ग होते हैं वर्णमाला में। एक होता है का वर्ग, एक होता है चा वर्ग, एक होता है टा वर्ग, एक का चा एक होता है तावर, एक होता है पावर। और इन 5 वर्गों में 5-5 व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार इनकी संख्या कितनी हो गई? 25। अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर हिंदी में स्वरों के 2 भेद कौन से होते हैं? एक होता है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अगला प्रश्न है, जो छ है ये वर्ण किसके योग से बना है? तो ये का और सा के योग से बना हुआ है छ वर्ण। अगला है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो ये इसमें कितने हैं? 33 व्यंजन है। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? तो ये ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1910 में। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो संविधान 8वीं अनुसूची में जो भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। अगला प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध। किस रूप में? काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? तो ये किसका है? ये ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप है, देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, रामायण महाभारत आदि ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए? कौन कौन? रामायण और महाभारत। तो ये कौन सी भाषा में लिखे गए? तो ये आर्य भाषा में लिखे गए। अगला प्रश्न है, विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई? तो ये लिखी गई थी मैथिली भाषा में। जो पदावली है ये किस भाषा में लिखी गई? तो ये मैथिली भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप क्या है? तो क्या है? राजभाषा। हिंदी का संवैधानिक स्वरूप क्या है? राजभाषा है। अगला प्रश्न है, जाटू किस बोली का उपनाम है? क्या? जाटू। ये है बांगरू बोली। बांगरू बोली का उपनाम क्या है? जाटू। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये कि एक मनई के दुई बेटवे रहेन। यह अवतरण हिंदी की किस बोली से लिया गया है?
ये किस बोली में है? ये है भोजपुरी में। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला नाटक क्या है? पहला नाटक पूछा गया है तो क्या था? नहुस। अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा क्या थी? तो क्या थी? सदुक्कड़ी भाषा। अगला प्रश्न है, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर किसको? रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? ये किसका कथन है? ये रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा ने कहा था कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो ये 7 कांड। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता कौन है? ये कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद किस भाषा में है? तो ये संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, लोकनायक किसको कहा जाता है? लोकनायक किसको कहा जाता है? तुलसीदास जी को। अगला प्रश्न है, इंद्रापति किसे कहा जाता है? इंद्रापति किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विष्णु को। तो गाइस, ये 79 क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए यूजफुल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और जो 80वां प्रश्न है वो नोट कर लीजिए और उसका उत्तर आपको बताना है कल। नोट कीजिए कि पद्मावत, जो पद्मावत है किस भाषा में है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पद्मावत किस भाषा में है? इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। धन्यवाद।